आज के इस गहन अध्याय में हमारा एक बहुत ही क्लियर और महत्वपूर्ण मिशन है। आज हम भारत की जनगणना 2011 और देश की पंचवर्षीय योजनाओं का एक प्रीमियम रिवीजन करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ये कोई साधारण ओवरव्यू नहीं है। हम पूरी तरह से एक सीरियस एग्जाम प्रिपरेशन मोड में हैं आज। सही कहा। हर एक आंकड़ा, फैक्ट और टाइमलाइन जो सिविल सर्विसेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से जरूरी है ना, उसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बिना किसी भटकाव के इन आंकड़ों की गहराई में जाएंगे। एकदम। अक्सर हम इन नंबर्स को सिर्फ रटने की कोशिश करते हैं, पर आज हम इन्हें एक स्टोरी की तरह लिंक करेंगे। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं पहली स्लाइड से। हाँ, शुरू करें। स्क्रीन पर जो पहला विजुअल है उसमें भारत का एक 3D मैप दिखाई दे रहा है, जिसमें एक नीली चमक यानी ब्लू ग्लो उभर कर आ रही है। राइट। और नक्शे के ठीक नीचे एक पैनल दिया गया है जिस पर लिखा है जियोस्पेशियल डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट। राइट। और हेडिंग भी क्लियर है, भारत की जनगणना 2011 एवं पंचवर्षीय योजनाएं, और उसके नीचे कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रीमियम रिवीजन रोड मैप दर्ज है। हाँ, ये रिवीजन रोड मैप ही है। एक बात पूछनी थी। हाँ? इस ब्लूप्रिंट का यहाँ क्या मतलब निकालना चाहिए? इस ब्लूप्रिंट का सीधा सा मतलब ये है कि ये भारत की जनसंख्या यानी डेमोग्राफिक्स और अर्थव्यवस्था दोनों का मूल आधार है। ओके, मूल आधार। हाँ, किसी देश की पॉलिसीज तब तक नहीं बन सकती जब तक वहां का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्लियर ना हो। तो ये हमारा बेस सेट कर रहा है। समझ गया। ये हमारा बेस है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस विजुअल में मुझे भारत के नक्शे से जुड़े हुए 4 अलग-अलग ग्लास पैनल्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ, 4 पैनल्स हैं। पहले पैनल में लिखा है कि विश्व में पहली दशकीय जनगणना अमेरिका में वर्ष 1790 में हुई थी। अच्छा, 1790 में। उसके बाद भारत के संदर्भ में बताया गया है कि देश में पहली अनियमित जनगणना वर्ष 1872 में मायो के कार्यकाल में हुई थी। मायो के कार्यकाल में। राइट। और दूसरी तरफ का पैनल कहता है कि पहली नियमित जनगणना वर्ष 1881 में रिपन के समय शुरू हुई। और आखिरी ग्लास पैनल में लिखा है कि महान विभाजक वर्ष, जिसे ग्रेट डिवाइड कहा गया है, वो 1921 को माना जाता है। एक सेकंड, ये 1921 को महान विभाजक वर्ष यानी ग्रेट डिवाइड आखिर क्यों कहा गया है? स्लाइड में दिए गए टेक्स्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका कारण उस पैनल के अंदर ब्रैकेट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, क्योंकि तब जनसंख्या घटी थी। शेष ध्यान देना जरूरी है। नोट कर लिया। तो इन ऐतिहासिक टाइमलाइन को याद रखना होगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। डेटा वाली स्लाइड। हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर भारत के नक्शे के चारों तरफ 4 पैनल्स हरे रंग की लाइनों से नक्शे से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। देखें। सबसे ऊपर वाले पैनल में कुल जनसंख्या 121 करोड़ लिखी है और ब्रैकेट में विश्व की आबादी का 17.5% दर्शाया गया है। 17.5%। राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ प्लस बताई गई है और न्यूनतम सिक्किम की। राइट। नीचे के पैनल्स में दशकीय वृद्धि दी गई है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मेघालय में 27.7% दर्ज है और एकमात्र ऋणात्मक वृद्धि नागालैंड में -0.6% मार्क की गई है। एक मिनट, क्या सिर्फ नागालैंड की वृद्धि ही नेगेटिव थी पिछले दशक में? हाँ, स्लाइड के टेक्स्ट के अनुसार यही एकमात्र राज्य है जहां वृद्धि दर ऋणात्मक रही। अगर ऐसा है तो नागालैंड का ये -0.6% वाला आंकड़ा एग्जाम के लिए क्रिटिकल लग रहा है। एब्सोल्युटली। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये एकमात्र ऋणात्मक वृद्धि वाला पॉइंट बहुत मायने रखता है। सही बात है। तो सर्वाधिक और ऋणात्मक वृद्धि के संतर को याद रखना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। डेंसिटी वाली स्लाइड ना? हाँ, जनघनत्व। इस विजुअल में नक्शे के किनारों पर लाल और हरी चमक है और उसके आसपास 5 पैनल्स बने हुए हैं। ओके। सबसे ऊपर वाले में बॉक्स में राष्ट्रीय जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिया गया है। 382। राज्यों में सर्वाधिक बिहार का है जो 1106 है और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का है जहां आंकड़ा सिर्फ 17 है। बिहार और अरुणाचल। वहीं यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक दिल्ली का है 11,320 और न्यूनतम अंडमान निकोबार का 46 दिया गया है। मुझे एक चीज यहाँ कंफ्यूज कर रही है। बिहार और दिल्ली दोनों एक सर्वाधिक हैं, लेकिन बिहार 1106 है और दिल्ली 11,320।
इनके आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? इसका क्लैरिफिकेशन स्लाइड के लेबल से ही मिल जाता है। बिहार के आगे राज्य लिखा है, जबकि दिल्ली के आगे यूटी लिखा है। अच्छा, स्टेट और यूटी की कैटेगरी। हाँ बिल्कुल, इसलिए इनकी डेंसिटी में इतना फर्क है। इसलिए परीक्षा में राज्य और यूटी की कैटेगरी अलग अलग याद रखनी चाहिए। समझ गया। तो राज्य और यूटी का डिफरेंस ध्यान में रखते हुए चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। लिंगानुपात वाली। सही। इस बार नक्शे के साथ 5 आंकड़े और पैनल्स डिस्प्ले किए गए हैं। सबसे ऊपर राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 लिखा है और ब्रैकेट में एक मानक है, प्रति 1000 पुरुष। ओके। राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात केरला का 1084 है और न्यूनतम हरियाणा का 879 है। केरला और हरियाणा। यूटी की कैटेगरी में सर्वाधिक पुडुचेरी का 1037 दिया गया है, जबकि न्यूनतम दमन और दीव का 618 मार्क किया गया है। ये जो ब्रैकेट्स में प्रति 1000 पुरुष वाला मानक दिया है, क्या ये पूरे देश के लिए कॉमन आधार है? हाँ, स्लाइड में राष्ट्रीय आंकड़े के ठीक नीचे स्पष्ट रूप से 943 प्रति 1000 पुरुष ही लिखा है। ठीक है। तो टॉप और बॉटम राज्यों को अच्छे से याद रखकर आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। साक्षरता दर। हाँ, इस ग्राफिक में राष्ट्रीय साक्षरता दर और 4 अन्य पैनल्स नक्शे से जुड़े हैं। राइट। भारत की राष्ट्रीय साक्षरता 74.04% दर्ज की गई है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है 94% और न्यूनतम बिहार है 61.8%। ओके। यूटी में सर्वाधिक साक्षर लक्षद्वीप बताया गया है 91.8% और एक अलग पैनल में लिखा है स्त्री पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर राजस्थान का है जो 27.1% दर्ज है। ये स्त्री पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर का मतलब आखिर क्या निकलता है? इसका मतलब है कि राजस्थान में मेल और फीमेल लिटरेसी रेट के बीच का जो गैप है वो देश में सबसे ज्यादा यानी 27.1% है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राजस्थान का यह 27.1% वाला गैप एक बहुत क्रिटिकल फैक्ट लग रहा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये एक ट्रिकी सवाल बन सकता है एग्जाम में। सही बात है। इसलिए ओवरऑल साक्षरता और इस गैप वाले आंकड़ों को अलग अलग याद रखना होगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ग्रामीण और शहरी आंकड़े होंगे। बिल्कुल। इस मैप पर कुछ चमकते हुए बिंदु हैं और 5 लेबल्स दिए गए हैं। ग्रामीण जनसंख्या 68.84% दर्शाई गई है, जबकि शहरी 31.16% दी गई है। 68.84 और 31.16। एक लेबल पॉइंट करता है कि सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण हिमाचल प्रदेश में है 89.97%। दूसरा लेबल सर्वाधिक प्रतिशत शहरी के लिए गोवा को पॉइंट कर रहा है। राइट, गोवा। और नीचे वाले लेबल में लिखा है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या संख्या में महाराष्ट्र। थोड़ा यहाँ रुकते हैं। गोवा और महाराष्ट्र दोनों सर्वाधिक शहरी कैसे हैं? स्लाइड के शब्दों को देखो। गोवा वाले पैनल में प्रतिशत लिखा है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र वाले पैनल में वर्ड संख्या को ब्रैकेट में रखा गया है। ओह अच्छा, परसेंट और एब्सोल्यूट नंबर्स। एग्जैक्टली। गोवा प्रतिशत में सर्वाधिक है और महाराष्ट्र कुल संख्या में। तो इन दोनों कैटेगरीज के कंफ्यूजन से बचना बहुत जरूरी है। क्लियर है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। एससी और एसटी जनसंख्या की स्लाइड। हाँ, इस विजुअल में 5 पैनल्स भारत के अलग अलग हिस्सों की ओर इशारा कर रहे हैं। मैं स्टैट्स में कुल एससी जनसंख्या 16.6% और एसटी 8.6% दी गई है। 16.6 और 8.6। सर्वाधिक एससी संख्या में उत्तर प्रदेश में है, जबकि प्रतिशत में पंजाब आगे है। एसटी कैटेगरी में सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है और प्रतिशत में लक्षद्वीप में। संख्या और प्रतिशत अलग अलग हैं यहाँ भी। और नक्शे पर एक आइसोलेटेड बॉक्स में लिखा है एसटी रहित राज्य नागालैंड और ब्रैकेट में कोई एससी नहीं मेंशन किया गया है। मेरा सवाल इस बॉक्स पर ही है, नागालैंड वाले बॉक्स में एसटी रहित और कोई एससी नहीं दोनों एक साथ लिखें, इसका असली मतलब क्या पढ़ना है? स्लाइड में स्पष्ट लिखा है कि नागालैंड मूल रूप से एसटी रहित राज्य है और ब्रैकेट में लिखा है कि यहाँ कोई एससी जनसंख्या भी नहीं है। ये नागालैंड का एसटी रहित और कोई एससी नहीं वाला फैक्ट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही ऑब्जर्वेशन। पेपर सेटर्स ऐसे ही एक्सेप्शंस को टारगेट करते हैं। नोट कर लिया। तो एससी एसटी के संख्या और प्रतिशत वाले राज्यों को याद रखना होगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। धर्म आधारित जनगणना। सही पकड़ा। इस लेआउट में नक्शे के ऊपर और नीचे की तरफ नीली और हरी लाइनों से पैनल्स जुड़े हैं। सबसे ऊपर लिखा है प्रथम धर्म आधारित जनगणना 2001। ओके,
2001। सर्वाधिक हिंदू प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में दर्शाया गया है। सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर को मार्क किया गया है। राइट। अगला पैनल बताता है सर्वाधिक दशाकीय वृद्धि मुस्लिम धर्म की रही, जो 24.6% है। और आखिरी पैनल में सर्वाधिक साक्षर धर्म जैन बताया गया है, जिनकी साक्षरता 94% दी गई है। एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। क्या सच में पहली बार धर्म के आधार पर जनगणना 2001 में ही हुई थी? हमें स्लाइड के फैक्ट्स पर स्टिक करना है। स्लाइड पर परफेक्टली क्लियर वर्ड्स में प्रथम धर्म आधारित जनगणना 2001 ही लिखा है। ठीक है, मैं समझ गया। तो जैन धर्म की साक्षरता और इस प्रथम वर्ष 2001 को हाईलाइट करके चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब योजनाएं आएंगी। हाँ, अब मैप पर आइकॉन्स बदल गए हैं। बंद और गेहूं की बालियों के सिंबल बने हुए हैं। हाँ, डैम्स दिख रहे हैं। पहले पैनल में लिखा है कि योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ, ब्रैकेट में सोवियत संघ लिखा है। प्रथम योजना का टाइमलाइन 1951 से 1956 दिया गया है और मॉडल का नाम हेराल्डो डोमार मॉडल लिखा है। 1951 से 56। इसकी प्राथमिकता कृषि बताई गई है, जिसके एग्जाम्पल्स में भाखरा नांगल और दामोदर घाटी दिए गए हैं। नीचे एक पैनल में यूजीसी स्थापना 1953 लिखा है। ये जो यूजीसी स्थापना 1953 लिखा है, क्या इसका लिंक प्रथम योजना से है? स्लाइड में टाइमलाइन 1951 से 56 दी गई है और यूजीसी 1953 लिखा है। तो हाँ, टाइमलाइन से मैच करके ये प्रथम योजना के दौरान ही आता है। सही है। तो हेरोल्ड डोमार मॉडल और कृषि की प्राथमिकता को रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। दूसरी और तीसरी योजना। इस बार नक्शे के पूर्वी हिस्से में 3 फैक्ट्री के आइकन बने हैं। द्वितीय योजना का ड्यूरेशन 1956 से 1961 है और मॉडल का आधार पीसी महालनोबिस लिखा है। महालनोबिस मॉडल। यहाँ एक बॉक्स भारी उद्योग को पॉइंट कर रहा है, जिसमें भिलाई, रूरकला और दुर्गापुर स्टील प्लांट्स शामिल हैं। तृतीय योजना 1961 से 1966 तक दी गई है, जिसका लक्ष्य आत्मनिर्भरता बताया गया है। ओके। एक कॉशनरी पैनल विफलता के कारण हाईलाइट कर रहा है, जिसमें 1962 चाइना युद्ध, 1965 पाक युद्ध और 1966 का सूखा लिस्टेड है। मैप पर जो भिलाई और रोरकेला लिखे हैं, वो किस योजना के साथ जुड़े हैं? वो सीधे तौर पर भारी उद्योग वाले लेबल से जुड़े हैं, जो द्वितीय योजना के पैनल से कनेक्टेड है। अच्छा, और ये तृतीय योजना की विफलता के जो तीनों कारण हैं, युद्ध और सूखा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम लग रहे हैं। बिल्कुल। एग्जामिनर्स इस टाइमलाइन पर अक्सर सवाल बनाते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है। नोट कर लिया। महालनोबिस मॉडल और इस तीसरी योजना के फेल होने के कारणों को याद रखकर चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। योजना अवकाश होगा अब। हाँ, इस मैप से जुड़े 4 अलग-अलग ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस हैं। पहले मैं बॉक्स में योजना अवकाश का ड्यूरेशन 1966 से 1969 दर्ज है और ब्रैकेट में वार्षिक योजनाएं मेंशन किया गया है। ओके। इसी दौरान एक पैनल में हरित क्रांति की शुरुआत लिखा है, जिसके जनक एमएस स्वामीनाथन बताए गए हैं। चौथी योजना का काल 1969 से 1974 लिखा है और मॉडल अशोक रुद्रा बताया गया है। ओ, अशोक रुद्र। इस योजना का प्रमुख कार्य हाईलाइट किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण लिखा हुआ है। एक बात पूछनी थी। हाँ, योजना अवकाश के दौरान क्या कोई योजना नहीं बनी थी? स्लाइड के टेक्स्ट में स्पेसिफिकली ब्रैकेट में वार्षिक योजनाएं लिखा हुआ है। इसका मतलब उस समय एनुअल प्लान्स चल रहे थे। अच्छा, वार्षिक योजनाएं। तो हरित क्रांति और बैंक राष्ट्रीयकरण के इन वर्षों को जरूर याद रखना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। 5वीं योजना की बात करें। हाँ, यहाँ 4 पैनल्स नक्शे के अलग-अलग हिस्सों को पॉइंट कर रहे हैं। 5वीं योजना 1974 से 1979 तक दर्शाती है। मॉडल डीपीधर लिखे हैं और प्रमुख नारा लिखा है गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ। एक पैनल बताता है कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी, जिसका नाम प्रथमा बैंक था, उत्तर प्रदेश में 1975 में खोला गया। फिर चौथे पैनल में रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना है, जो 1978 से 1980 दर्ज है। राइट। इस पैनल में प्रणेता डीटी लकड़ावाला और ब्रैकेट में जनता पार्टी सरकार लिखी है। ये रोलिंग प्लान किसने शुरू किया था स्लाइड के अनुसार? सीधा स्लाइड से जवाब दें तो प्रणेता डीटी लकड़ावाला और जनता पार्टी सरकार ने शुरू किया था। समझ गया।
तो गरीबी हटाओ का नारा और 1978 में सरकार बदलने के इस इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। 6ठी से 8वीं योजना। हाँ, और आर्थिक नीतियां। नक्शे पर सेबी का लोगो और बैंक जैसी इमारत के आइकॉन बने हैं। 6ठी योजना 1980 से 1985 बताती है, जिसमें नाबार्ड की स्थापना 1982 दर्ज है। नाबार्ड 1982। 7वीं योजना 1985 से 1990 दी गई है, जिसमें सेबी की स्थापना 1988 दी गई है। नक्शे पर नई आर्थिक नीति 1991 का पैनल है, जिसमें ब्रैकेट में एलपीजी और आगे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण मेंशन किया गया है। ओके। सबसे नीचे 8वीं योजना, जिसका समय 1992 से 1997 है, कुछ सर्वाधिक सफल योजना बताया गया है और लक्ष्य मानव संसाधन विकास लिखा गया है। ये एलपीजी का पूरा मतलब क्या दिया गया स्लाइड में? स्लाइड में ब्रैकेट के आगे क्लियर लिखा है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। राइट। और इस सर्वाधिक सफल योजना के रूप में 8वीं योजना को बताया गया, जिसका लक्ष्य एचआरडी है। ये तो पक्का सवाल लग रहा है एग्जाम के लिए। एकदम सही पकड़ा। सबसे सफल होने की वजह से ये परीक्षा में डेफिनेट सवाल बन सकता है। नोट कर लिया। तो 1991 के एलपीजी और नाबार्ड सेबी की डेट्स को दोहराते हुए चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। आखिरी स्लाइड। पैनल 11वीं योजना की डिटेल दे रहा है 2007 से 2012, जिसका फोकस समावेशी विकास एवं शिक्षा का अधिकार आरटीई लिखा है। आरटीई। 12वीं और अंतिम योजना 2012 से 2017 बताई गई है, जिसका फोकस सतत एवं समावेशी विकास पर है। दूसरी तरफ नीति आयोग का पैनल है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 दी गई है। 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग के दृष्टिकोण में लिखा है टॉप डाउन मॉडल समाप्त, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लागू। ये सहकारी संघवाद का मतलब इस स्लाइड के संदर्भ में क्या है? स्लाइड में इसके ठीक पहले लिखा है टॉप डाउन मॉडल समाप्त। तो इसका मतलब सहकारी संघवाद इस टॉप डाउन अप्रोच का समाप्त होना और उसकी जगह लेना ही है। समझ गया। तो 1 जनवरी 2015 की नीति आयोग वाली इस डेट के साथ हमारी 5 वर्षीय योजनाओं का ये रिवीजन खत्म होता है। एकदम तेज और सटीक पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन रहा ये। डेमोग्राफिक डेटा से लेकर इन योजनाओं की पूरी टाइमलाइन अच्छे से रिवाइज हो गई। इस सटीक जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक चीज सोचने वाली है। सोचिए, हमने जो पहले भाग में जनसंख्या के आंकड़े देखे, चाहे नागालैंड की नेगेटिव ग्रोथ हो या बिहार की डेंसिटी, उन्होंने आगे चलकर इन 5 वर्षीय योजनाओं की नीतियां कैसे तय की होंगी? ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, हमारी नीतियों का आधार हैं।